अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस व्लॉग में आपके साथ बहुत सारी अहम ख़बरें शेयर करेंगे। पहली अहम ख़बर तो यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ, जिनको हम एक आयरन लेडी समझते हैं, वो भी रो पड़ी। वो क्यों रोईं, किस जगह पर रोईं, उसकी क्या वजह थी, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी शेयर करेंगे कि मारूफ एंकर नजम सेठी साहब ने कुछ इल्ज़ामात आयद किए हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर। वो इल्ज़ामात क्या हैं और उनकी हकीकत क्या है। और ये भी शेयर करेंगे कि एक आला अस्करी शख्सियत को एक्सटेंशन दे दी गई है। और ये भी शेयर करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद मान लिया है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में उसके जो 10 साल की हुकूमत थी, वो इंतहाई करप्ट और बदनवान हुकूमत थी। ये कोई और नहीं कह रहा, ख़ुद PTI कह रही है। और इसके साथ साथ हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि बिल आखिर इमरान खान ने वकीलों के साथ ही हाथ कर दिया है। वो क्या हाथ किया, ये भी, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ शरीफ के हवाले से। मरियम नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब जब से बनी हैं, उनके तो कहते हैं ना कि मतलब उनके कदमों को टायर लगे हुए हैं। वो कहीं ब्रेक ही नहीं लगा रही, मुसलसल काम कर रही हैं, मुसलसल काम कर रही हैं। बल्कि हमें तो ये लगता है कि इतनी स्पीड से जितना वो काम कर रही हैं, ठीक है। उनको पहले शहबाज स्पीड और उसके बाद मोहसिन नकवी स्पीड, वो दोनों लैंडमार्क्स उनके सामने हैं। लेकिन बहरहाल उनको उतनी स्पीड रखनी चाहिए कि उसको मेंटेन रख सकें, कि ये ना हो कि वो कहीं थक हार जाएँ और फिर वो बीमार शिमार ना हो जाएँ। तो बहरहाल मरियम नवाज़ शरीफ ने जी गुज़िश्ता रोज़ दौरा किया कोट लखपत जेल लाहौर का। और ये दौरा उनका बहुत सारे हवालों से बहुत अहम समझा जा रहा है। एक तो वो ख़ुद पहुंची, उनके साथ अपना पर्सनल स्टाफ भी मौजूद था। और उन्होंने जो है वो कैदी ख़वातीन के साथ रोज़ा इफ्तार किया। जो मर्द कैदी हज़रात थे उनसे भी मुलाकात की, उनसे उनके मामलात को भी पूछा। और वहाँ पर उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ की, वो उन्होंने सूबे के जो कैदी हैं पूरे सूबा पंजाब की जेलों के अंदर, उनकी सज़ाओं में 3 माह की कमी अनाउंस कर दी। और 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान किया गया। और मुखियर हजरात के ताउन से 15 करोड़ रुपए सरकारी ख़जाने में जमा करवाए गए। ये होता ये है कि कई कैदी ऐसे होते हैं जिनकी कैद तो पूरी हो चुकी होती है, लेकिन वो जुर्माने की रकम अदा करने के काबिल नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें इजाफ़ी 3 माह या 6 माह या 1 साल, जितनी अदालत ने कही हो कि जी अदम अदायगी जुर्माना की सूरत में इतनी मज़ीद कैद काटनी होगी, तो वो कैद काट रहे होते हैं। तो मरियम नवाज़ शरीफ ने वहाँ जाने से पहले 15 करोड़ रुपए, पहले उन्होंने इन्फॉर्मेशन ले ली होगी जेल हुकाम से, तो 15 करोड़ रुपए का उन्होंने अरेंजमेंट किया। और वो 15 करोड़ सरकारी ख़जाने में जमा करवा के उन्होंने 155 कैदियों को रिहा भी करवाया। वहाँ पर जो है उन्होंने एक जो मनशियात के आदी लोगों की बहाली के लिए एक अस्पताल का भी उन्होंने इफ्तिताह किया। और 20 बिस्तरों का वो अस्पताल है। और जो जेल के अंदर आएंगे मनशियात के आदी होंगे, उनकी बहाली के लिए वो अस्पताल काम करेगा। अब वैसे कई लोग ये कह भी सकते हैं कि मुल्क में एक ख़ास शख्सियत ऐसी भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मनशियात की आदी है, तो वो जेल में भी है। तो हो सकता है कि वो मतलब मुस्तकबिल के हवाले से मरियम नवाज़ शरीफ ने सोचा कि यार आएगा, हमें वक्त पाएगा तो बेहतर है कि उसके इलाज का पहले से बंदोबस्त कर लिया जाए। तो बहरहाल वहाँ पर उन्होंने जो वीडियो कॉल की सहूलत थी कैदियों के लिए उनकी फ़ैमिली के साथ, उस सहूलत का भी उन्होंने इफ्तिताह किया। और कैदियों ने अपने अपने अहल खाना से बात की, मरियम नवाज़ शरीफ ने बात की उनके अहल खाना से। और फिर जनाब उन्होंने जो है मरियम नवाज़ शरीफ की हदायत पर जो कैदियों के लिए जो एक मेन्यू बनाया गया था, जिसमें बिरयानी शामिल थी, समोसे शामिल थे, पकौड़े शामिल थे, दही भल्ले शामिल थे और फल शामिल थे। तो वो उन्होंने कैदी ख़वातीन के साथ वहाँ पर रोज़ा इफ्तार किया। और उन्होंने जेल के किचन का भी दौरा किया। और अपनी कैद, जब वो नवाज मरियम साहबा ख़ुद कैद थीं, तो उनके साथ जो स्टाफ तैनात था, उस स्टाफ से मरियम ने मुलाकात की। और फिर वो जनाब आखिर पहुँची अपने उस सेल में जहाँ पे उनके वालिद नवाज शरीफ कैद रहे थे। और उस सेल के दौरे के दौरान मरियम जो है वो आपदीदा हो गई, रो पड़ी। बहरहाल ये एक इंसानी फितरत है कि इंसान तो किसी बंदे का जहाँ पे कोई अच्छा या बुरा वक्त गुजरा हो, बचपन में किसी जगह पे बंदा रहा हो, उस घर से बंदे को इतनी ज़्यादा जो होता है वो एक उनसियत होती है या वाबस्तगी होती है। तो वो एक ऐसा सेल जहाँ पर नवाज शरीफ साहब कैद थे, और कैद भी कोई आम कैद नहीं थी, बहुत सख्ती वाली कैद थी। ऐसी कैद थी कि उसी कैद के दौरान नवाज शरीफ को हार्ट अटैक भी हुए और वो बहुत ज़्यादा शदीद बीमार भी रहे। तो उस सेल का दौरा करते हुए मरियम नवाज शरीफ, बहरहाल वो वज़ीर आला पंजाब हों, जितनी मर्ज़ी आयरन लेडी हों, बहरहाल वो एक बेटी भी हैं। और अपने वालिद का वो कमरा देखकर जहाँ पे उनके वालिद को रखा गया था, तो वो आपदीदा हो गई। तो इस खबर को यही छोड़ते हैं जनाब, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं।
अगली खबर हमने आपसे 2-3 दिन पहले बता दिया था आपको कि जनाब एक आला अस्करी शख्सियत जो है वो उसकी रिटायरमेंट है, लेकिन उसके जो होता है ना, जो जैसे तरीक़ाकार आपने हम पाकिस्तानियों को चूँकि आर्मी चीफ़ से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो जब आर्मी चीफ़ की तैनाती होती है तो हमें पता होता है कि जनाब एक समरी आनी है, उस समरी में 3-4 नाम, 3 या 5 या जो भी उनकी तादाद होती है, वैसे 3 होती है आमतौर पे। पिछली दफ़ा 6 इसलिए थे कि 2 बंदे तैनात होने थे ना, एक आर्मी चीफ़ और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो चूँकि पोस्टें 2 थी, लिहाजा 6 नाम आए थे। आमतौर पे 3 नाम भेजे जाते हैं वज़ारत दिफ़ा की तरफ से या GHQ की तरफ से। तो वो नाम आने थे। चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ जो है ज़हीरुद्दीन बाबर सिंधु, वो उन्होंने रिटायर होना था। और हमने आपसे कहा था कि भाई मामला जो नहीं है वो रिटायरमेंट की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह ये थी कि 3 दिन से भी कम वक्त रह गया था, और हमारी इतला के मुताबिक हमने आपसे अर्ज़ की थी कि जी वज़ारत दिफ़ा की तरफ से नई तैनाती के लिए कोई समरी मूव नहीं की गई, जिससे हमें शक पड़ गया था कि जनाब मौजूदा जो हमारे एयर चीफ़ हैं वही उन्हीं को शायद एक्सटेंशन दी जाएगी। और ये भी पता चला कि उनके एक भाई जो हैं वो रुकने कौमी असम्बली भी हैं। तो वो फिर बिलाखिर जनाब बाबर सिंधु साहब को उनके रिटायरमेंट से 24 घंटे कबल प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दे दी उनकी 1 साल की मज़ीद एक्सटेंशन के लिए। तो 1 साल मज़ीद जो है वो एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु वो जनाब हमारे पाक फ़िज़ाइया की कमान करते रहेंगे। इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। हम तो वैसे ही कहते थे कि जनाब सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जो बेड़ा पिछले 10 सालों में गर्क हुआ है, वो तो मतलब पाकिस्तान की तारीख़ की मिसाल है। हम आपको बताते रहे बार बार कि जी सूबा दिवालिया हो गया, उनके पास पैसा नहीं है। वो बड़े कहते थे ना जनाब नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो नया पाकिस्तान जहाँ पे आपने 10 साल हुकूमत की वहाँ पर तो अब ये भी नहीं कह सकते कि जनाब हमसे पिछले ये कर गए, क्योंकि अब से पिछले भी ये थे, उससे पिछले भी ये थे, अब भी वही हैं। तो सूबे का बेड़ा हो गया गर्क। और वो जो लोग ना सोशल मीडिया के वो उसके वहाँ पे जो झूठ फैलाया जाता है, बड़े जनाब को दूध और शहद की नहरें बह रही है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, तो अब किसी कोई मुखालिफ बात नहीं कर रहा। सबसे पहले तो ख़ुद जो मौजूदा वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने जनाब सूबाई वज़ीर तैमूर झगड़ा से जब उनका जो साबिक़ सूबाई वज़ीर ख़जाना थे उनसे उनका इख्तिलाफ़ पैदा हुआ, तो उन्होंने ख़ुद इंकशाफ़ किया जी 10 साल में सूबे के ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया कि जनाब जिस 76 सालों में नहीं चढ़ा। तो एक तो यहाँ पर एतराफ़ हो गया, और फिर उनका जी करप्शन भी बढ़ी है। अब एक और साहब ने इकबाल जुर्म कर लिया, ये एतराफ़ जुर्म कर लिया है, वो है अपने जनाब शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा है कि जनाब KP की जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है उसकी 76 साला तारीख़ में करप्ट तरीन जो हुकूमत थी वो PTI की हुकूमत थी, पशीदो हुकूमत है। ये हम नहीं कह रहे, ये PTI के रुकने कौमी असम्बली ये बात कर रहे हैं। और उनके जो सबसे इस वक्त इमरान खान के बाद सबसे मारूफ, बल्कि एक नई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तो इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर है वो PTI के अंदर। तो बहरहाल वो उनका ये कहना है कि जी सूबा हो गया मकरूज़, और जो हुकूमत करने वाले थे यानी कि जो उस वक्त हुक्मरान थे 10 साल खैबर पख्तूनख्वा पे हुक्मरान रहे, उन्होंने कहा कि वो अरब नहीं खरबपति बन चुके हैं। शेर अफजल ने ये जो बहादुरी दिखाई है इनको इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। PTI वालों ने इनको छोड़ना कोई नहीं है, क्योंकि जो बंदा सच बोले उनको वैसे बुरा लगता है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने सच बोल दिया। और वो जो लोग कहते थे ना कि जनाब बड़े उधर बड़ी ज़बरदस्त गवर्नेंस होगी और बड़ा वहाँ पे पोजीशन दिया कि दरियाओं और पुलों के ऊपर ना लोग दरख्त के तने काट काट के जनाब वो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं या मरीज़ों को ले जा रहे होते हैं। लेकिन बस ये कहते हैं इमरान खान ने कौम को शऊर दे दिया, कौम बना दी है, ये कौम बनाई और ये शऊर दिया कि जनाब न वो नकदा कोका दे पीछे लगे रहो, तो करना कराना कुछ नहीं, तो बस उतू तो खाई जाओ विचू रोला पाई जाओ वाला वही हिसाब है ना जी, कि वो खुद सबसे ज़्यादा करप्शन की, सूबा सबसे पीछे गया, सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो है वो बदउनवानी हुई, सबसे ज़्यादा करप्शन हुई, वही खुद शेर अफजल मरवत के बगौर हम नहीं कहते कि जनाब अरब नहीं है खरबपति बन गए हुक्मरान, और अवाम की हालत देखें, सूबे की हालत देखें। तो ये इनकी सूरत हाल है। तो इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। इससे अगली खबर है जनाब नजम सेठी साहब के हवाले से। नजम सेठी साहब ने एक प्रोग्राम किया जो आजकल कर रहे हैं वो TV के ऊपर, उस पर उन्होंने एक बात की, वो मैंने प्रोग्राम उनका सुना भी था और मैं बड़ा हैरान हुआ था उनकी बात सुनकर। उनसे जब ये इस चीज़ पे वो बात कर थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके तल्लुकात के हवाले से, तो उसमें उन्होंने एक गुफ्तगू करते हुए एक फ़िक्रा कहा। उन्होंने कहा कि जनाब जो हैं वो आर्मी चीफ़ को इमरान खान से पर्सनल ग्रज भी है, क्योंकि इमरान खान ने उनको बतौर DG ISI हटाया था। अच्छा, इस पर फिर हमारे जो ज़राए हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उन्होंने बताया कि जनाब ये इल्ज़ामात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो नजम सेठी साहब ने आयद किए
वो यकसर उन्होंने मुस्तरद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये आर्मी चीफ़ के मनसब को जो कहते हैं नीचा दिखाने के मुतरादिफ हैं, और ये कहा कि आप ये देख लीजिए कि आसिम मुनीर साहब ने जब से वो आर्मी चीफ़ बने इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन सी इंतकामी कार्रवाई की है। इमरान खान के ख़िलाफ़ तो पहले के मुकदमा मौजूद है। आप देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ। इमरान खान साहब अगर तोशा खाना वाले केस में अंदर हैं, उनको सज़ा हुई है, तो क्या जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि आप तोशा खाना से चीज़ें गड़ियाँ और भी बेचें और भी माल निकाल कर बेच दें और उसमें बदनामी भी करें, और फिर क्या आसिम मुनीर ने उनको कहा था कि आप वो बेच कर पैसे कमाएं और उनको अपने गोशवारों में शो ना करें। क्या ये जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को कहा था कि वो फ़ॉरेन फंडिंग वसूल करें, यहूदियों और इसराइलियों और भारतीयों से फंडिंग वसूल करें। तो क्या ये जनरल आसिम मुनीर ने उनको कहा था कि वो साइफ़र को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस अपने ख़िलाफ़ बनवा लें। तो क्या ये इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि वो 190 मिलियन के पाउंड वाले मामले पे जनाब वो मुबैना तौर पे खुद बुद कर लें। क्या ये जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को कहा था कि वो जनाब अदालतों की बात न माने, अदालतों पर हमले कर दें, चढ़ाइयाँ कर दें। क्या ये जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को मशवरा दिया था कि वो पाकिस्तान के अंदर एक ही वक्त में जो नहीं वो 250 या 300 मकामात पर जो हमारे जो दिफाई इदारे हैं और जो हमारे कौमी इदारे हैं उनके ऊपर हमले कर दें। ये सब कुछ जनरल आसिम मुनीर ने उनको नहीं कहा था। ये जो कुछ भी किया कराया है इमरान खान साहब का अपना है। तो अब ये कहना कि जनाब इमरान खान जो है वो उनसे पर्सनल ग्रज है आसिम मुनीर साहब को, आसिम मुनीर साहब ने तो अभी तक मतलब उनके केसेस अदालतों के अंदर हैं और वो तो कोई मुदाखलत भी नहीं कर रहे। अदालतें जो दिल कर रहा है अनड्यू फेवर्स भी देती जा रही है इमरान खान और उनकी पार्टी को। तो कभी जनरल आसिम मुनीर ने या उनकी ज़ेर कमान फौज ने नहीं कहा कि जनाब जजों को कि आप कर क्या रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें तो बिल्कुल ओपनली गलत हो रही हैं, सरेआम गलत हो रही हैं, लेकिन कोई हम तो बल्कि कई दफ़ा तो लोग कहते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं हमारे मतलब फ़ौज वाले। और पिछली इस्टेब्लिशमेंट में तो ज़रा सी को बात करें डाले आ जाते थे। अब इतने ये लमलेट हो गए हैं कि वो इनके ऊपर हमलों पर हमले करी जा रहे हैं, किसी उतनी शराफत दिखा रहे हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। तो ऐसे में फिर ये नजम सेठी साहब ने ये बात क्यों कही? मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब को भी पॉपुलर जर्नलिज्म जो है वो करना है, हामिद मीर की तरह और बहुत सारे ऐसे लोगों की तरह। क्योंकि ये भी मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री के जो लोग हैं ना, बहुत सारे एंकर्स भी उनमें शामिल हैं। वो देखते हैं अच्छी यार इमरान रियाज जो है वो पीटीआई के साथ लगा तो एक एक महीने में 4-4 करोड़ रुपया उसको यूट्यूब से आता था, और वो जो नहीं अब सबके लिए एक लैंडमार्क बन गया हुआ है। अब इमरान खान हामिद मीर साहब ने भी अपना व्लॉग शुरू किया है, तो साथ ही उन्होंने जनाब पीटीआई के हक़ में गलत प्रोपेगेंडा शुरू कर दी। जैसे इलेक्शन में वो जो ख्वाजा आसिफ अली हल्के में वो जो रियाना डार साहबा थी, उनके जाली रिजल्ट जेब में रख के क्या थे, मैं दिखा दूँ क्या रिजल्ट है, मेरे पास असली रिजल्ट है। हालांकि सारे बोगस रिजल्ट उठाए हुए थे हामिद मीर साहब ने और उनको असली बना के पेश कर रहे थे। और फिर जिस तरह उन्होंने वो इसहाक डार के बारे में कहा भी झूठ बोलेगा, अब वो क्यों ये इस तरह की बातें कर रहे हैं? इसलिए कि वो जो पीटीआई का सोशल मीडिया के कल्ट है ना, उसके सामने वो अपने आप को जनाब इन कराना चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि वो भी उसी तरह व्लॉग से करोड़ों रुपए कमाए जिस तरह जो पीटीआई के व्लॉगर कमा गए। उन्होंने भी तो झूठ ही बोल के कमाए ना, उन्होंने कौन सा सच बोल के कमाए हैं? तो ये अब मतलब बड़े एहतराम के साथ नजम सेठी साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, लेकिन ये जो बात है उनकी कोई मतलब समझ में नहीं आती कि वो ये बात करने का क्या मकसद। एक ही बात जो समझ में आती है वो मैंने आपके साथ अर्ज़ कर दी। हो सकता है नजम सेठी साहब के पास इसके अलावा और कोई वजह हो, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि ये कहा गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जी जो इदारा जाती फैसले होते हैं वो किसी की जाती इंतकाम या कार्रवाई पे नहीं होती है, इदारे का इनपुट लेकर किए जाते हैं। बहुत सारी अहम चीज़ें हैं इसके अंदर। अच्छा जी, पीटीआई को अब एक सामना है जो 2 अप्रैल को सेनेट का इलेक्शन होना है। बाकी जगहों में तो जो उनकी सेनेट की पोजीशन है सो है, अब वो एक नई गेम प्लान तैयार किया है उन्होंने, वो हमने कहा आपके सामने एक्सपोज कर देते हैं पहले ही। आपको पता है इनको मखसूस नशिस्तें जो मिलनी थी वो नहीं मिल सकी थी, कानून उसकी इजाज़त नहीं देता था। तो अब जो 2 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं सेनेट के, उससे पहले अब इन्होंने प्लान ये बनाया है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो मखसूस नशिस्तों पर लोग आए हैं अरकान असम्बली, उनसे हलफ ना लिया जाए। अब हलफ वो नहीं लेते हैं तब क्या होगा, और वो हलफ ले लेते हैं तो तब क्या होगा, ये आपको बता देते हैं। अगर वो उनसे हलफ उनको नहीं लेने देते 2 अप्रैल तक, यानी कि जब इलेक्शन के लिए सेनेट के इलेक्शन के लिए वोट कास्ट होना है, तो अगर वो हलफ नहीं लेने देते तो फिर उनको सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की 11 में से 10 नशिस्तें मिल जाएंगी जो रेशो बन रही है वहाँ पर अरकान असम्बली की।
और अगर वो हलफ उठाते हैं 2 अप्रैल से पहले पहले, असूलन तो आजकल में उठा लेना चाहिए, जब बंदे नामजद हो गए तो ख़त्म हो गई बात। तो अगर वो हलफ उठा लेते हैं तो फिर उनको 11 में से 5 सीटें उनकी निकल जाएंगी, यानी कि वो 6 सीटें हासिल कर सकेंगे। अगर वो हलफ नहीं उठाने देते तो वो 10 सीटें सेनेट में ले सकते हैं। तो ये एक प्लान है। अब एक कशमकश शुरू हो जाएगी। जो आज़ाद जो अरकान असम्बली मखसूस नशस्तों पर आए हैं PMLN के या JUIF के या दीगर पार्टियों के वो अब कोशिश करेंगे कि उनका हलफ हो जाए। लेकिन सूबे में तो स्पीकर भी PTI का अपना है, तो वो क्यों हलफ लेगा उनसे। तो फिर लगता है ये कहानी एंड पे जाके अदालतों भी ख़त्म होगी और अदालतों को इंटरवीन करना पड़ेगा कि जी आप इनका 2 अप्रैल से पहले हलफ लें, ताकि जो है वो ये अपना सेनेट के इलेक्शन में भी अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक प्लानिंग थी PTI की, हमने कहा आपके साथ ये शेयर कर देते हैं। इससे अगली जो खबर है वो बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इस सेंस में है कि हमने ये सुन रखा है, बल्कि कई दफ़ा ऐसे लतीफ़े भी बने हुए हैं कि जी कोई जो वकील जो होते हैं वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं कि अगर एक मकान का केस उनके पास आता है कि जी अगर मालिक मकान किराएदार को निकलवाना चाह रहा है और वो वकील साहब के पास चला गया, तो एट द एंड जब केस ख़त्म हुआ तो पता लगा जी वो मकान में जो वकील साहब मालिक मकान हो गए, किराएदार तो निकल गया, अलबत्ता जो मालिक मकान था वो खुद किराएदार हो गया। इस किस्म की मतलब हमें रौनक लगाने के लिए लोग बातें करते रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के साथ सियासत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वकील आए थे, अब इमरान खान के ऊपर केस ही इतने थे, वो भाई साहब ने ब्रेक ही नहीं मारी। हम तो कहते रहे कि खान साहब बस कर दें, आपके पास खिलाफ जो केस है जाके उनको लड़ें। वो उन केसों से बचने के लिए अदालतों पर हमले करते रहे, 9 मई कर दिया, तोड़ फोड़ की, आगे लगाई। नतीजा ये कि केस पे केस होता है। अब जितना एक केस से भागेंगे और उस जुर्म को से अपने आप को बचाने के लिए कार्रवाई से अब मज़ीद जुर्म करते जाएंगे तो मज़ीद पर्चे होते जाएंगे। पर भाई साहब को समझ नहीं थी आती ये बात। बहरहाल अब वो हुआ ये कि जितना केस पर उतने वकील, एट द एंड क्या हुआ, इमरान खान साहब पहुंच गए जेल, उनको हो गई सज़ाएँ। वकील उनके जो सारे वो पंजाब असम्बली में पहुंच गया, कोई कौमी असम्बली में पहुंच गया। तो ये अब हालात इनके हो गए कि जो क्लाइंट था वो जेल पहुंच गया और जो वकील थे वो सारे सियासत में आके पार्लियामेंट में पहुंच गए। तो अब इमरान खान साहब जो है उनकी पार्टी के अंदर जो है बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। पार्टी पर भी वकील काबिज हो चुके थे, दूसरी तरफ जो उनकी अपनी पार्टी बची खुची रह गई थी, ज़्यादातर सियासतदान तो छोड़ गए, लेकिन जो सियासी लोग अनासर रह गए थे उनका कोई बस नहीं चल रहा था। तो अब जनाब पता ये चला कि इमरान खान साहब ने यह फ़ैसला किया है कि ये जो अपनी पार्टी की जो सियासी क़यादत है उसको वो सपोर्ट करेंगे और वकीलों को ज़रा साइड लाइन करेंगे। अब ये कहने को तो ये एक पहलू है, ज़रा दूसरे पहलू पे भी बात कर लेते हैं। और दूसरा पहलू क्या है, इमरान खान के साथ ज़िंदगी में जिसने भी नेकी की उसने फिर फल ज़रूर खाया। इमरान खान साहब के साथ जिसने भी अच्छा काम किया, कोई भी उनके पूरे कैरियर में देख लें, जो उनकी पार्टी के पुराने लोगों को देख लीजिए, उनके जो क्रिकेट के दौर के मोहसिन थे, जो सियासत में उनके मोहसिन थे, जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग उनको लाए, इमरान खान साहब या उनके जो ज़ाती दोस्त थे जंगीर तरीन वगैरह और लीम खान वगैरह, अब इन सबको उठा के देख लें। इमरान खान साहब ने हर एक को इस्तेमाल किया और अपना मतलब निकलने के बाद मुबैना तौर पर उनसे जान छुड़ा ली। तो एक पहलू ये भी है कि इमरान खान साहब को पता है कि अब मुझे वकीलों की ज़रूरत नहीं है, बस जितना मेरे साथ होना था वो तो हो गया हुआ है। अब तो बस टाइम टाइम केस चलते रहेंगे, वकील भी केस लड़ते रहेंगे, तो अब मुझे वकीलों की उस तरह ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन भी हो गया, अब अगले 5 साल तो काम नहीं चलना। तो अब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है बच्चे, फिर तुसी साइड पे हो जाओ। तो ये भी एक पहलू है। अब ये दोनों पहलुओं को आप अपने जहन में रखें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में आगाह करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।